हेलो फ्रेंड्स, लोकल गवर्नमेंट्स चैप्टर नंबर 8 है हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी का। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगेन आई वांट टू रीइटरेट कि 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम 10th में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स डिटेल में होंगे उन्हें मैं दोबारा बताऊंगा, एंड द रेस्ट यू प्लीज रेफर टू द चैप्टर 10 एनसीईआरटी। तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज की इंपॉर्टेंस क्या है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, और लोकल गवर्नमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनके क्या चैलेंजेस हैं। अब ये दो केस स्टडीज बताता है और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं इन केस स्टडीज के बारे में, बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन यूज इन एनी ऑफ योर एग्जामिनेशंस। नाउ गीता राठौड़ की यहाँ पे एग्जांपल दी है। मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है जामुनिया तालाब। इस जामुनिया तालाब की सरपंच चुना गया गीता राठौड़ को 1995 में। पहले वो रिजर्व्ड सीट पे चुनी गई। रिजर्व्ड सीट मतलब 33% ऑफ द सीट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो उस रिजर्व्ड सीट पे ये चुनी गई। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इन्होंने चुनाव जीता तो अनरिजर्व्ड सीट पे भी इनको सीट मिल गई। दैट मीन्स पीपल वर एबल टू इलेक्ट हर ऑन अ सीट वेयर इवन मेन हैड कंटेस्टेड। सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व्ड सीट नहीं थी वो। तो वहां पे जब ये जीती तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जैसे पंचायत की इनिशिएटिव से वाटर टैंक्स को रिनोवेट करवाया, स्कूल की बिल्डिंग करवाई, विलेजेस कंस्ट्रक्ट करवाए, विलेजेस की रोड कंस्ट्रक्ट करवाई, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और अट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाए, एनवायरमेंट अवेयरनेस किया। सो एवरीथिंग होलिस्टिकली दैट शुड बी डन बाय अ पंचायत वाज एग्जीक्यूटेड बाय मिस गीता राठौड़। Similarly, there is a provision regarding Tamil Nadu. In 1997, there was an issue regarding allotment of land. तो तमिलनाडु सरकार ने 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, सरकारी एम्प्लॉइज को कहीं पे लैंड एलोकेट किया था और वो लैंड जो है वो वेंगई वसल विलेज के पास था। वेंगई वसल की सरपंच जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको लैंड प्रोवाइड करने से पहले ये कहा कि पहले मैं ग्राम सभा से पूछूंगी, ग्राम पंचायत में वोटिंग करवाऊंगी और उसके बाद इन्हें ये लैंड प्रोवाइड कराऊंगी, बिकॉज दैट इज हाउ द रूल्स वर्क। Now, the DC of Kanchipuram gave the order to the Gram Panchayat President that they should pass a resolution and allot the land. ठीक है, कि जिसके लिए लैंड हमने रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उनको ये जमीन प्रोवाइड कर दी जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ग्राम पंचायत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ऐसा ऑर्डर नहीं इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स के खिलाफ है। हमने पहले ग्राम सभा से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। नाउ कलेक्टर गेव एन ऑर्डर कि आप लैंड एक्विजिशन शुरू कर दो। तो इस लैंड एक्विजिशन के खिलाफ ग्राम पंचायत ने रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में। सिंगल जज बेंच था। सिंगल जज बेंच ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप रिट पिटीशन रहने दो क्योंकि हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। देयर इज नो नीड टू टेक पंचायत कंसेंट, यू कैन एक्वायर द लैंड। बट व्हेन इट वेंट टू डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच का मतलब जहां पे दो जजेस बैठते हैं, डिवीजन बेंच ने कहा कि हाँ भाई, ये सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है गलत है और गवर्नमेंट का जो ये लैंड एक्विजिशन का ऑर्डर है ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ पंचायत है। तो पंचायत की पावर को अगर आप रूल्स और लॉज रेगुलेशंस के हिसाब से एग्जीक्यूट करो तो किस हद तक आप लोगों की मदद कर सकते हो, ये दो केस स्टडीज, एक तमिलनाडु और एक मध्य प्रदेश की, आपको बता रही है। तो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द विलेज, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड वो डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम अगर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की बात करें तो आम लोग जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ग्राम सभा का पार्ट बन के रूरल एरियाज के अंदर और वार्ड सभा समिति, वार्ड कमिटीज का पार्ट बन के अर्बन एरियाज के अंदर वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो टास्क लोकल लोगों के पास रखे जाने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए, और मैं इससे पहले भी आपसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी डिस्कस कर चुका हूं। प्लीज एक बार 10th स्टैंडर्ड वाले लेक्चर्स देख लेना, वहां पे मैंने ये डिस्कस किया है। तो लोकल गवर्नमेंट भारत में कैसे ग्रो होती है उसकी थोड़ी सी छोटी सी एवोल्यूशनरी स्टोरी यहां पे ये बताता है। सबसे पहले बताता है कि वैदिक समय में सभा और समिति हुआ करती थी। तो कुछ सभाएं हुआ करती थी विलेज के अंदर, जो विलेज के इंपॉर्टेंट फैसले लिया करती थी। फिर वो पंचायत में तब्दील हो गई, जहां पे 5 मेजर जो लोग हैं या 5 सीनियर लोग हैं, एल्डर लोग हैं, वो विलेज के फैसले लिया करते थे। सिमिलरली साउथ इंडिया के अंदर चोलास के समय देयर यूज्ड टू बी उर एंड सभा। तो ये भी क्या होती थी, ये भी कमिटीज होती थी जो डिसीजन मेकिंग करती थी। फिर
ब्रिटिश इंडिया के अंदर लॉर्ड रिपन एक ऐसे वाइसरॉय थे जिन्होंने काफी रिफॉर्म्स लेके आए और उनको एक अच्छा वाइसरॉय माना जा सकता है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि बढ़िया आदमी तो कोई भी नहीं मानोगे आप ब्रिटिश में से, बट अच्छा इन द सेंस कि उनसे पहले जो वाइसरॉय थे, लिटन जैसे वाइसरॉय थे या उस तरीके के वाइसरॉयज थे जो इंपीरियलिस्ट थे, तो रिपन चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज हो। तो ही सेड कि मैं लोकल बोर्ड्स बनाऊंगा, लेकिन लोकल बोर्ड्स के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स कम होते थे, अंग्रेज लोग ज्यादा होते थे, तो उससे फायदा तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो उसे आप नहीं कह सकते। फिर जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था वो स्टार्ट हुआ, उसके अंदर डिमांड की जाने लगी कि लोकल गवर्नमेंट्स को और पावर्स दी जाए। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, उसके द्वारा विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश किया गया कई सारे प्रोविंसेस के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से भी ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा। फ्रीडम मूवमेंट जब हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य की बात किया करते थे कि डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए सारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इनफैक्ट वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ थे। वो तो ये चाहते थे कि विलेजेस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो पंचायत जो थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, दोनों फ्रंटियर में पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसका एक बहुत बड़ा साधन बनने थे। भारत की आजादी के साथ साथ भारत के सभी विलेजेस को भी आजादी मिलनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। सो एवरी विलेज हैज टू बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड केपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स, एंड दैट वाज हिज आइडिया, ऑल्दो दिस आइडिया वाज नॉट एंडोर्स्ड बाय ऑल द अदर पीपल हु वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने के समय की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वहां पे भी कई सारे हमारे पास पर्सपेक्टिव्स है रिगार्डिंग रूरल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो आर्टिकल 40 के अंदर डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत्स और वहां पे रेगुलर इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं होते, दे आर नॉट जस्टिशिएबल बाय इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट मेड कंपलसरी। और जब कंपलसरी नहीं बनाया तो स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से पंचायत बनाई। कई स्टेट्स ने पंचायत बनाई, कहीं ने नहीं बनाई, कहीं ने 3 लेवल की पंचायत बनाई, कहीं ने 2 लेवल की पंचायत बनाई, कई स्टेट्स ने इलेक्शंस करवाए, कई स्टेट्स ने इलेक्शन नहीं करवाए। ये सिस्टम काफी देर तक चला और इसका जो ब्लेम है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे डाला जाता है कि उन्होंने कंपलसरी क्यों नहीं बनाया। उसका कारण यह है कि भारत में वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। बिकॉज ऑफ द पार्टीशन देयर वाज अ टेंडेंसी टू कीप द पावर्स विद द यूनियन। सेकेंडली, आप 2 बड़े लीडर्स की अगर बात करें, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, हु वर वेरी प्रोमिनेंट वॉइसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे बोथ वर नॉट मच इन फेवर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू जी को लगता था कि लोकलिज्म जो है वो यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को वायलेट कर सकती है, थ्रेट है उसके लिए। जबकि अंबेडकर जी को यह लगता था कि ये कास्ट पंचायत जो होती है, पंचायत सिस्टम जो होता है ना, ये कास्ट सिस्टम को और ज्यादा प्रोपेगेट करता है। तो ये जो रूरल सोसाइटी है, इस पे अगर हम दोबारा पंचायत वाले सिस्टम पे चले जाएंगे तो दोबारा जो डोमिनेंट कास्ट होगी, डोमिनेंट ग्रुप्स होंगे, वो उसको डोमिनेट करेंगे और लोकल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पॉलिटिकल इक्वालिटी लेके आना चाहता है उसके खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए शायद हमने कंपल्सरी नहीं बनाया पंचायत को, बट it was very important that we understand that with changing time you need to give more authority to those organs of government which are closest to the people, again principle of subsidiarity। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर श्री अनंतसायनम अयंगर, जो भारत के फर्स्ट लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर भी रहे, उनका यह मानना था कि द विलेजेस में बी ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ सेल्फ government, even autonomy, we must be able to reform the villages and introduce democratic principles of government। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां पे भी बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे। उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, बट इवन बिफोर दैट, मतलब आजादी के बाद और 1992 तक कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया 1952 के अंदर और उसके यूज का उसको रिव्यू करने के लिए आपने 1957 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। और वहां से सिलसिला शुरू होता है अलग अलग कमेटीज बनने का और इन सभी कमेटीज का रिकमेंडेशन देना कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर जाए।
सबसे पहली पंचायत हमारी कंट्री में राजस्थान के नागौर में बनी थी और उसके बाद 1959 के बाद ये सिलसिला जो है जारी रहा। बहुत सारे स्टेट्स ने पंचायत बनाई, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इन्होंने 1960 में पंचायत बनानी, इलेक्टेड लोकल बॉडीज बनानी शुरू कर दी। बट the problem was that there was no uniformity, there was not stability, there was no continuity and there was no actual devolution of powers. 1988 के अंदर पीके ठुंगन कमेटी आई और इन्होंने भी कहा कि पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि देयर वाज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वर पास्ड इन 1992 और 24 अप्रैल से ये अप्लाई होने शुरू हो गए। तभी 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर के बर्थडे के साथ 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नाउ if we talk about 73rd and 74th amendment, what they did was, we have already discussed, but just revise करने के लिए ये बताया गया कि पंचायत यानी कि रूरल लोकल बॉडीज एज पर 73rd अमेंडमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज एज पर 74th अमेंडमेंट। तो अर्बन रूरल लोकल बॉडीज में 3 लेवल की पंचायत होगी, ठीक है। और अगेन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो जितने भी ये टेनेट्स हैं कि पंचायत होगी, इलेक्शंस होंगे, रिजर्वेशन फॉर SCs and STs and women will be there, not for OBC, SC, ST and women will be there. 29 subjects in 11th schedule will be transferred to the rural local bodies यानी कि पंचायत, और 18 subjects in 12th schedule will be transferred to urban local bodies. ये भी हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाएंगे? स्टेट के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा। यहाँ पे एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की भी बात की गई, which will decide the allocation of finances from the state government to the panchayat and local bodies. ठीक है, तो this all I have already discussed. Please go through this in the 10th standard NCERT. What new thing I want to discuss is number 1. Here they have told you that urban area की definition क्या है। ठीक है, और ये अर्बन एरिया की डेफिनेशन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन मिल जाएगी, बट आपको अर्बन एरिया की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अर्बन एरिया की डेफिनेशन एज पर सेंसस ऑफ 2011, जो सेंसस या जनसंख्या की गिनती, जनगणना हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि सेंसस कहता है कि 3 क्राइटेरिया मैं देखूंगा जिसके बेसिस पे मैं किसी एरिया को अर्बन एरिया घोषित करूंगा। नंबर 1, पॉपुलेशन मिनिमम 5000, है ना, कुछ तो पॉपुलेशन होनी चाहिए ना। ऐसे 100 लोग रह रहे हैं, उसको मैं अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दूं? आई कैन नॉट। सेकेंड, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज इन नॉन एग्रीकल्चर। अर्बन एरिया को आइडेंटिफाई करने का या रूरल एरिया से डिस्टिंग्विश करने का भारत में, इंडिया में सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है कि वहां ज्यादातर लोग अर्बनाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते, और वही चीज यहां पे देखी जाएगी। मेल 75% of the male workers are not practicing agriculture, that will make it an urban area. And the third criteria is कि population density should be at least 400. पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, तो वो 400 से ज्यादा होने चाहिए। इस क्राइटेरिया के हिसाब से भारत के 31% एरिया जो है वो पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहता है। 31% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन अर्बन एरियाज एज पर 2011 सेंसस। अभी जो सेंसस होगा उसके बाद ये फिगर्स पक्का बढ़ गए होंगे, ठीक है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू increase. So 74th amendment urban areas पे लगता है, और there are different types of municipalities. For example, municipal corporation in large cities, municipal councils in smaller cities, नगर पंचायत in transition areas, town area committee, ठीक है, एंड बहुत सारे नोटिफाइड एरिया कमेटी, ऐसे बहुत सारे चीजें जो है वो संविधान में दी गई हैं। एक एक करके डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी की कवरेज में अभी हमने बेसिक्स कवर करने हैं। अब 73rd और 74th अमेंडमेंट की इंप्लीमेंटेशन को देखा जाए तो इस इंप्लीमेंटेशन को तो किया जा चुका है, बट इसके जो नॉन कंपल्सरी प्रोविजंस हैं उसे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कंपल्सरी प्रोविजंस में से जो 29 और 18 सब्जेक्ट्स आपने पंचायत को डिवोल्यूशन करने थे, आपने उन्हें ट्रांसफर करने थे, हर एक स्टेट ने ऐसा नहीं किया है।
So in terms of number, more than 600 district panchayat is there, 6,000 intermediary panchayats are there, and 2.4 lakh gram panchayats are there. But I am definitely sure कि ये number अब ज़्यादा है उससे, ठीक है, 2.5 लाख तो minimum है. तो these are numbers, these are statistics that may be old, so please don't go by this statistics and try to learn. क्योंकि एनसीईआरटी पुरानी है, रिवाइज भी होती है, तो कहीं डेटा रिवाइज नहीं होता है. 2019 में लास्ट टाइम इसका डेटा रिवाइज हुआ था और सारा डेटा नहीं रिवाइज हुआ था. सो प्लीज मेक श्योर व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी, डोंट गो बाय द डेटा गिवन इन द एनसीईआरटी. रफली ये आप मान सकते हो, बट डोंट गो बाय वर्ड, ठीक है. तो ये देख लो कि बहुत सारे विमेन अध्यक्ष भी देखने को मिली है, तो इंपैक्ट आपको देखने को मिला है 33% रिजर्वेशन का. बट वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अच्छा, मिनिमम एज जो आपकी पंचायत के अंदर इलेक्शन लड़ने की वो कितनी है? आप मुझे जो आपके लेक्चर के नीचे कमेंट्स होते हैं उसमें लिख के बताना, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन इन दिस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन द पंचायत. ठीक है, तो इससे अब क्या हो रहा है, अब कुछ इश्यूज आ रहे हैं. इश्यूज कैसे? इश्यूज ऐसे कि नंबर 1, इन द केस ऑफ गिविंग रिजर्वेशन टू women, if you're giving 33% reservation to women, women are contesting the elections, but many a times women do not actually practice the power. The power is practiced by their husband or any male relative. ये चीज कम हो रही है, लेकिन अभी भी फैमिली की तरफ से जो कंट्रोल किया जाता है उन women को जिनको सीट मिलती है. आपने पंचायत एक सीरीज देखी होगी, Amazon प्राइम पे आती होगी, उसमें भी इसी चीज को दिखाया गया, दर्शाया गया कि सरपंच जी कौन है. सरपंच जी तो लेडी हैं, लेकिन उनके पति जो है वो वहां पे सारे फैसले लेते हैं. सरपंच साहिबा तो बस साइन, अंगूठा लगाने के लिए वहां पे रखा हुआ है. ये चीज कम होती जा रही है, बट ये पंचायत पति सिंड्रोम इज अ प्रॉब्लम. पंचायत पति सिंड्रोम इज अ प्रॉब्लम. इसे क्या कहते हैं? पंचायत पति सिंड्रोम. दूसरी प्रॉब्लम आई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन तो मिल गई है और रिप्रेजेंटेशन भी उनको मिल गई है, बट सोसाइटी के अंदर अभी भी ऐसा कास्ट सिस्टम है कि आप उनको पोजीशन ऑफ पावर में देख के कॉन्फ्लिक्चुअल फील करते हैं. सो देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, इट इज नॉट अ वाइड स्प्रेड फिनोमेना, बट इन इंडिया देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर सर्टेन ग्रुप्स हु मे बी बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पंचायत लीडर्स हु बिलोंग टू लोअर कास्ट, और ये कन्फ्लिक्ट का मैटर बन जाता है कई बार. फिर तीसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, जो 29 सब्जेक्ट्स और 18 सब्जेक्ट्स हैं वो डिवॉल्व नहीं किए, वो ट्रांसफर नहीं किए गए हैं रूरल और लोकल बॉडीज को, और जब वो ट्रांसफर नहीं किए गए तो ये अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं निभा पाएंगी. चौथा प्रॉब्लम क्या है पंचायत के पास, कि उनके पास अपने खुद के रेवेन्यू के सोर्सेज कम है. क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है तो वो चीजों पे टैक्स नहीं लगा पाते, और टैक्स ना लगाने की वजह से उनके पास खुद के रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है. दे आर डिपेंडेंट ऑन द फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंस कमीशन फंड्स दैट कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसकी वजह से अपने फंड्स के ऊपर रिस्पॉन्स के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा नहीं सकते. सो रूरल लोकल बॉडीज रेज 0.2% ऑफ टोटल रेवेन्यूज कलेक्टेड व्हाइल दे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एक्सपेंडिचर. Now this data may differ later on, क्योंकि हो सकता है पुराना डेटा हो, बट इसका जिस्ट आप समझ जाओ कि मेजॉरिटी जो है आप डिपेंड करते हो कि स्टेट गवर्नमेंट आपको कितना रुपया देगा. और ये चीज जो है, ये 4 इश्यूज जो है, इसको आप रिजॉल्व करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं. ठीक है, तो बोलीविया की यहां पे एग्जाम्पल देता है. बोलीविया इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. नाउ बोलीविया इज डिवाइडेड इनटू 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट. ध्यान से समझना है, क्योंकि केस स्टडीज इंपॉर्टेंट होती है, आप एग्जाम के अंदर भी इसे कोट कर सकते हो. ये जो गवर्नमेंट्स है बोलीविया के अंदर, इसमें मेयर्स होते हैं, और मेयर्स जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के मेयर्स होते हैं पॉपुलरली इलेक्टेड होते हैं, मींस इनका इलेक्शन होता है फ्रॉम द पीपल. एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इज गवर्न्ड बाय द मेयर्स. नाउ लोकल गवर्नमेंट्स के पास हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. तो आप ऐसा समझ लो कि ये सब्जेक्ट इन्हीं को ट्रांसफर कर दिया गया है. और इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, पानी, सीवरेज, ये सब भी इनको ट्रांसफर कर दिया गया है. तो इस वजह से क्या कर दिया, अब ट्रांसफर कर दिया तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना. तो नेशन वाइड जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उनका 20%, विच इज अ बिग अमाउंट, उसका 20% एलोकेट किया जाता है लोकल बॉडीज को, म्यूनिसिपैलिटीज को. तो म्यूनिसिपैलिटीज को एक तो 20% टैक्स रेवेन्यू आना है,
दूसरा, उनके पास भी पावर्स दी गई हैं, तो मोटर व्हीकल पे वो टैक्स लगाते हैं, अर्बन प्रॉपर्टी पे तो खैर इंडिया में भी म्यूनिसिपल टैक्स होता है, बट देयर दे हैव बीन गिवन द पावर्स and they have been given a lot of powers for creating the budgeting system for local government. तो इस तरीके से आप बोलीविया के एग्जांपल से देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से लोकल बॉडीज को एम्पावर किया गया है, और यही चीज क्या आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा।